चलो बात मत करो भाई, बात नहीं करना, बात नहीं करना। भाई अफगानिस्तान शांत रहो। भाई इधर देखिए, अरावली पर्वत को बना लीजिए आप, फोटो से आप बाहर बना लीजिए। तुम कल नहीं आए थे इसलिए कम पढ़ाए थे, आज तुम आए हो इसलिए ज्यादा पढ़ा रहे। सही बात है। आप सुबह सुबह सुनिए, उठिए 4 बजे, आप स्पेशली जो चश्मा लगाए हैं, और उठिए 4 बजे और थोड़ा 1 किलोमीटर अपनी ताकत से दौड़ जाइए, दौड़ कर आइए, आलथी मार लीजिए, जमीन पर बैठ जाइए। रामदेव वाला एक आता है योगा, सांस छोड़ना सांस लेना, वो करिए, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है। अब कृपया भाई, ओए बाहर निकाल देंगे भाई, क्या चल रहा है कचर कचर। जब भैया पढ़ाने आ गए तो बात मत कीजिए। अरावली पर्वत के बारे में एक पॉइंट लिखवाया था कि अरावली पर्वत विश्व की सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत है, लेकिन आज यह अवशिष्ट पर्वत है। तो पर्वत के प्रकार कल मैंने बता दिया था। अरे बातचीत आप लोगों को ही मना किया है, थोड़े पीछे लोग को मना किया, आपको मना नहीं किया था। शांत रखिए। अरावली पर्वत जो है उसका विस्तार हिम्मतनगर गुजरात से लेकर, हिम्मतनगर गुजरात से लेकर दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक हो गया। कल चारों प्रकार के पर्वत आपको समझ में आ गया था, जो बताया था, भ्रंश पर्वत, ब्लॉक पर्वत जिसको अंग्रेजी में बोलते थे, फोल्ड माउंटेन या मुर्दार पर्वत, ये सब समझ में आ गया था। चलिए, इसकी कुल लंबाई बताया था आपको 691 किलोमीटर। इसे उदयपुर से लेके, हिम्मतनगर से लेकर उदयपुर तक के भाग को जरगा रेंज कहते हैं, जरगा श्रेणी कहते हैं। जरगा रेंज उदयपुर से लेकर अलवर तक के भाग को बोलते हैं हर्षनाद रेंज, हर्षनाद श्रेणी। और अलवर से लेकर दिल्ली तक के भाग को बोलते हैं दिल्ली रेंज, यानी दिल्ली श्रेणी। अंग्रेजी में भी सेम होगा, हर्षनाद। विद्यार्थी जी, हर्षनाद रेंज। एक्चुअली इस इलाके में बहुत सारे जैन धर्म के लोग रहते हैं, और हर्षनाथ जी उनके ऋषि थे, संत थे, जिनकी मंदिर भी है वहाँ, है ना। तो उनके नाम पर ही बीच वाले जो हिस्सा है उदयपुर से अलवर तक, उसको बोलते हैं हर्षनाथ रेंज। समझ में आ रहा है? बोलिएगा, बैठे नहीं रहना है। अलवर से लेकर दिल्ली तक के भाग को दिल्ली श्रेणी है, तो पूरा अरावली पर्वत ही, लेकिन लोकल लेवल पे इसका नाम है। इस पर्वत की खास विशेषता है, कल शायद बताया था, कि जैसे जैसे आप दिल्ली की ओर जाएंगे इस पर्वत की चौड़ाई बढ़ती जाती है, बताया था, और इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। मैंने कह सकते हैं कि अरावली पर्वत की ऊंचाई गुजरात से लेकर दिल्ली तक
घटती जाती है और चौड़ाई बढ़ती जाती है। वैसे भी मोटा आदमी नाटा दिखता है, अब पतला आदमी नाटा भी होता है थोड़ा लंबा दिखता है, नहीं? तो बाद में जितना चौड़ा उतनी कम ऊंचाई, जितना कम चौड़ा उतनी ज़्यादा ऊंचाई। ये प्रोफाइल पिक्चर है, बना लीजिए। ये डीपी है, ये आधार कार्ड वाला है, पीपी, यह पीपी मतलब आधार कार्ड का फोटो रहता है ना, वो वाला है। ये हो गया उसका स्टूडियो में खिंचवाया हुआ, क्यों नहीं टिका के ऐसे, नहीं ऐसी फोटो खिंचवाते हैं ना, या फिर बाद में पैकेट में हाथ रख के। अब जमाना बदल गया, थोड़ा तिरछा देखो, है ना? वो समय आएगा जब क्या पैर ऊपर करो सर नीचे करो। चलो भाई, हो गया। इसका विस्तार हिम्मतनगर से लेकर उदयपुर, उदयपुर से लेकर अलवर, अलवर से लेकर दिल्ली। इसका मतलब है विद्यार्थी जी, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ होगा? जरगा रेंज में। भाई जैसे जैसे हम दिल्ली की ओर जाएंगे ऊंचाई कमता जाएगा, इसका मतलब सबसे ऊंचा भाग कहाँ होगा? जरगा में। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर और ये राजस्थान के सिरोही जिले में है, राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ जी, 1722। लौंग खाने से गला साफ रहता है, इसलिए लौंग खा के 12-12 घंटे पढ़ा के गला बैठा रहा हूं, फिर लौंग खा के गला को ठीक कर रहा हूं। सोचिए कितना नुकसान कर रहा हूं आपके लिए, कितना नुकसान कर रहा हूं। हाँ, क्या माउंट एवरेस्ट ना? माउंट एवरेस्ट कहाँ? लिखो, गुरु शिखर के बारे में लिखो। गुजरात से बात मत करो, उदयपुर तक के भाग को जरगा रेंज, इतने दूर को बोलेंगे जरगा। फिर उदयपुर से अलवर तक को बोलेंगे हर्षनाथ, और अलवर से लेकर दिल्ली तक को बोलेंगे दिल्ली रेंज। तो जरगा रेंज में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में है। हाँ, सिरोही बकरी भी है, लेकिन वो राजस्थान की है। अब लिखिए आगे, बात दिक्कत है, कुछ चिंता में आप हैं, किस बात की चिंता है? हाँ जी बोलो, क्या? हर्षनाथ श्रेणी उदयपुर से अलवर तक, उदयपुर से लेकर अलवर तक के भाग को हर्षनाथ, और अलवर से लेकर दिल्ली तक को दिल्ली श्रेणी, और हिम्मतनगर से उदयपुर तक को जरगा श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। तो लिख लो, एक लाइन लिख लो, गुरु शिखर लिखो। गुरु शिखर अरावली पर्वत की, गुरु शिखर अरावली पर्वत की तथा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की तथा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की तथा राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, समझने में कोई दिक्कत है क्या? क्लियर बात तो है। इसका विस्तार हिम्मतनगर गुजरात से लेके जेएनयू दिल्ली तक है। इसको हम 3 भाग में बांट के पढ़ रहे हैं। हिम्मतनगर से उदयपुर, उदयपुर से अलवर, अलवर से दिल्ली, सबके पार्ट की लंबाई जानने। बिल्कुल, अलवर राजस्थान में है। बता दें कि अलवर राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का, भाई राजस्थान पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर। भाई सीधा हो जाइए, काहे इतना आराम कर रहे हैं? आलोक जी आप ही को बोले सीधा हो जाइए, एकदम पीछे संपर्क साथ दे रहे हैं। इसीलिए थोड़ा कल मेरी क्लास हुई टोटल 12 घंटे की, 4.5 घंटा सुबह,
4.5 घंटा शाम, कितने हो गए 9 घंटा, और रात को 2 घंटा 48 मिनट का लाइव, कितने हो गए, यानी कल 12 घंटा हम स्टैंड अप रहे हैं। हम बैठ कर नहीं पढ़ाते, कभी मुझे कभी बैठ के पढ़ाते देखे नहीं, तो 12 घंटे हम कल खड़ा रहे हैं आलोक जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, मन से मानिएगा ना कि हम थक गए तो अंदर से थका हुआ फील होता है। आप मन से मानिए कि नहीं थके हैं, अभी तो बहुत करेंगे, तो आप ठीक नहीं, एक्सपीरियंस से ना होता है। लोग कहता है कि आप क्या खाते हैं सर, हमें ग्रुप में लिखता है सब, उसमें यूट्यूब का कमेंट हम पढ़ते हैं, हम रिप्लाई नहीं करते, पर कमेंट पढ़ के हम अपने आप को थोड़ा खुश करते हैं कि बच्चा कमेंट अच्छा किया था, पढ़ते हैं। तो उसमें कई बच्चा बोलता है सर क्या खाते हैं, कितना देर तक इतना चिल्लाते हुए, 3 घंटा तक चिल्लाते हैं, उसको नहीं पता कि 9 घंटा क्लास के बाद ही 3 घंटा चिल्लाए। तो उसको हम क्या बोले, अंदर की बात है कि आप लोग हमको जितना चाहते हैं, जैसे जितनी यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तो नहीं कर सकते, लेकिन सीतामढ़ी से कह सकते हैं रोहतास तक जितना लोग हैं प्यार करने वाले, हर चौपाल में। कल एक विद्यार्थी आए BMP 16 है इधर फुलवाड़ी शरीफ में, एक सिपाही आया, बोला सर वहाँ मंदिर है, वो मंदिर में बैठ के शाम के हम लोग कम से कम 25-30 को सिपाही बैठ के आपका वीडियो रोज देखते हैं। हम लोग टारगेट DSP बनना है सर, लेकिन हम टीचर वाला भी वीडियो हम देख रहे हैं, खाली आप लोग शिक्षक भर्ती लगा दिए हैं, पढ़ा तो BPSC को ही रहे आप। तो हम लोग सब बैठ के सर आपका वीडियो देखते हैं, एक बार आइए सब, तो हम लोग को अच्छा लगेगा। तो ये सब जो प्यार है ना, हमको वहीं से ऊर्जा मिलता है। हम बोलते हैं यार एक दिन लाइव नहीं आएंगे तो उन लोग बच्चा तो बिल्कुल उदास हो जाएगा, और कहीं हमसे प्यार तोड़ के कहीं और प्यार करने लगा तो दिक्कत हो जाएगा। ये भी वो डर रहता है कि बहुत लोग यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, कहीं हमारा प्यार तोड़ के कहीं और प्यार में लग गया तो फिर हम उस बर्दाश्त से बाहर होगा। तो ये भी एक कारण है आलोक जी कि हम अपना एनर्जी में रहते हैं, हम नहीं चाहते कि मेरा प्यार कहीं और जाए। हाँ बस यही कारण है। चलिए चलो भाई इधर आओ। हाँ डेली करेंगे, अब टेंशन ना लो। अरे आज आए कल आए ना, कैसा लगा कल होगा सर? चलो इधर आओ, अब इधर आओ गुरु। अब समझ में आया कहां से एनर्जी आता है, उस प्यार कहीं और न चला। तुम लोग कहीं मत जाना, अगर 1-2 दिन ना आए तो इंतजार कर लेना। चलो इधर आओ गुरु। देखो ऑनलाइन वाला बच्चा बहुत प्यार करता, देखो लिख रहा है सर ऑनलाइन में फिगर से लिखाने में दिक्कत होती है, प्लीज नोट करा दीजिए। बिल्कुल अर्चना कुमारी, आप इतना मैसेज क्या कर दिए। माटी के लाल क्या लिख रहे हैं, नहीं लिखा किस्मत में कुछ तो गम नहीं करता है क्या, कुछ ऐसा जो मेहनत से नहीं मिलता। बहुत शानदार, माटी के लाल का डायलॉग तो अच्छा है। हाँ उसका नाम उसमें लिखे है माटी के लाल। चलिए इधर आइए, इधर है पापा की परी, इधर आइए सब। कई लोग यूट्यूब में अपना नाम पापा की परी, पापा की शेरनी, व्लादिमीर पुतिन, जेलेंस्की। चलो इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, भाई गुरु शिखर के बगल, अब बहुत आज हंसा दी आपको। गुरु शिखर के आज रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत ना है। गुरु शिखर के बगल से एक नदी निकलती है, गुरु शिखर के बगल से एक नदी निकलती है बनास, लिखवा देंगे टेंशन ना लो। गुरु शिखर के पास से बनास निकलती है। अब इधर देखिए माटी के लाल, अर्चना जो भी जुड़े हैं सब देखिए। मान लीजिए कि मैं गुरु शिखर पे खड़ा हूं, आप लोग भी देख लीजिए, और यहीं से बगल से एक नदी निकल रही है, और हजारों साल तक जब नदी प्रवाहित होगी तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी जी कि जब हजारों साल तक नदी प्रवाहित होगी तो पहाड़ को काट देगी। ऐसा होगा, नदी के द्वारा पहाड़ कटा हुआ महसूस होगा। भाई नदी जो है पहाड़ में लगातार बहेगी तो यहाँ पहाड़ का एक हिस्सा कटा हुआ दिखेगा, पहाड़ का एक हिस्सा कटा हुआ दिखेगा। ऐसा हो सकता है क्या? जब नदी पहाड़ में बहती रहेगी हजारों सालों तक तो नीचे तक काट देगी, तो पहाड़ का एक हिस्सा कटा हुआ दिखेगा। गुरु शिखर के सामने बनास नदी से जो अरावली का पार्ट कट के अलग हो जाता है, उसी को बोलते हैं विद्यार्थी जी
उसी को हम बोलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू उसी को बोलते हैं माउंट आबू, या आबू पर्वत भी बोलते हैं। माउंट आबू बोलिए या इसको आप आबू पर्वत बोलिए, एक ही बात है। गुरु शिखर के बगल से निकलती है बनास। अब बनास के बहने के कारण ये पहाड़ कट जाता है, और इसके कटने के बाद ये जो पहाड़ कट के अलग हुआ, इस कटे हुए पहाड़ को क्या बोलते हैं विद्यार्थी? माउंट आबू। अब माउंट बाबू आए हैं तो इनके बारे में कुछ ना बोलिएगा तो नाराज हो जाएंगे। चलिए माउंट बाबू के बारे में लिखिए 4-5 पॉइंट। लिखो जी अर्चना, लिखो। राकेश पांडे, राकेश जी, सोनू जी, चलिए लिखिए सब लोग। अब माउंट आबू बना लिए? बना नहीं तो बनाइए, बिल्कुल बगल में ही बनाइए, जहां मैं बनाया वैसे ही बनाइए। आप गुरु शिखर के आसपास से निकलती है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर माउंट आबू कह सकते हैं आप। सिरोही जिला माउंट आबू पर कैसे होगा? पहाड़ पे थोड़ा जिला होता है। सिरोही डिस्ट्रिक्ट में होगा माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही जिला, माउंट आबू के ऊपर सिरोही जिला कैसे होगा? हम पढ़ा रहे हैं। अब लिखिए माउंट आबू राजस्थान का, लिखो सवाल। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। लिखो, पहले लिखा हुआ है सब है? अच्छा यूट्यूब से लिख लिए, कोई बात नहीं। जो लोग नहीं लिखे लिखिए, बहुत अच्छे विद्यार्थी। आप लोग कल बताया था, यूट्यूब से देख लीजिएगा। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र, आप याद कर लीजिए, रिकॉल करते चलिए। माउंट आबू राजस्थान का, लिखो जी, एकमात्र हिल स्टेशन है। पहला पॉइंट हो गया। अरे पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिए माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा, माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। दिलवाड़ा, दिल तो लिखने आता ही होगा, उसमें लगा दो वाड़ा, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। आज के ज़माने में ऐसा भी चलता है, दिल बना के वाड़ा लिख देते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर है। आगे आइए। हाँ जी, अगला पॉइंट माउंट आबू पर, अगला पॉइंट माउंट आबू पर मीठे पानी की नक्की झील है। माउंट आबू पर मीठे पानी की नक्की झील है। माउंट आबू पर मीठे पानी की नक्की झील है। मीठे पानी की नक्की झील के नाम है, नक्की झील है। एक पॉइंट और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए। माउंट आबू पर 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। दूसरा पॉइंट माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है। तीसरा पॉइंट माउंट आबू पर मीठे पानी की नक्की झील है। चौथा पॉइंट देखिए, यहाँ आंतरिक सुरक्षा अकादमी है। यहाँ आंतरिक सुरक्षा अकादमी है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी, अंग्रेजी में एकेडमी, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी। यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, यहाँ आंतरिक सुरक्षा अकादमी है। 4 पॉइंट हो गया। 4 पॉइंट लिख लिए। आंतरिक सुरक्षा मतलब जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है ना, वो देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। कुछ जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब आंतरिक सुरक्षा को देखते हैं। अब बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ऐसे बॉर्डर को देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा मतलब नक्सलवाद, उग्रवाद, देश के। हाँ चलिए आगे, इसके बारे में ना पूछा जाए क्या होता है आंतरिक सुरक्षा। अब आगे आप जानिए कि देश के अंदर की सुरक्षा, बाहर की सुरक्षा नहीं। आगे आइए, नेक्स्ट। हाँ विमल शाह, हाँ सोलंकी वंश के थे सब। अब सुनिए, इतिहास मास्टर सब मिलिएगा। इतिहास में हम भूगोल के मास्टर हैं, हमको खाली भूगोल आता है। इतिहास में हम लड्डू हैं। हमको पूछे गांधी जी कौन थे तो उसके बारे में भी 2 लाइन में नहीं बोल पाएंगे। हमको गांधी जी के बारे में भी उतना नहीं पता है। यूट्यूब पर देख देख के पढ़ते हैं, हमको नहीं आता है। हाँ वो हम देख देख के,
हाँ, सामने चिपका देते हैं इसे। गांधी जी जन्म 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। ये सब देखते रहते हैं। चलो आगे आगे आओ विद्यार्थियों, अब इतना सवाल ना पूछो या तो सही में पकड़ा जाएंगे। तुम लोग गुरु जी ना हो जी, और तुम लोग से डर लगता है कब कौन सवाल पूछ लिया तो हम पड़ जाएंगे। फिर चलते लोग को मौका ही मत दो, आगे बढ़ो। सबसे खराब टीचर मैं, लिखो आगे। हाँ आगे बढ़िए। अब हो गया, सुनो एक बात, 1974 तक सुनो ना, बढ़िया बढ़िया बात बताने वाले सुनो तो। 1974 तक आईपीएस की ट्रेनिंग यही होता था। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, एसपी जिसको पढ़ने के बाद पुलिस कप्तान बनते हैं। आईपीएस की ट्रेनिंग होता था पहले माउंट आबू पर। अब पता है आपको 1974 में इसे लेके चल गए हैदराबाद। अब आईपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होता है? हैदराबाद। उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी। अब आईपीएस की ट्रेनिंग होता है हैदराबाद और आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी। पहले आईपीएस की ट्रेनिंग माउंट आबू में होता था। जब ये हैदराबाद गया तो इसी के अंदर खोल दिया गया आंतरिक सुरक्षा अकादमी। समझ में आया कि नहीं आया बात? अब आइए, उदयपुर के पास एक खदान है। खदान जानते हैं ना, माइंस, जहां से लोहा, सोना, चांदी, यूरेनियम, थोरियम, एल्युमिनियम, तांबा निकालते हैं। तो भाई माइंस है, खदान है। उस खदान का नाम है जावर माइंस। उस खदान का क्या नाम है जी? जावर माइंस। उस खदान का नाम है जावर माइंस, यानी जावर की खदान। उस खदान का नाम है जावर की खदान, जावर माइंस। विद्यार्थी लिख लिए? तो लिख लीजिए। यहाँ भारी मात्रा में विद्यार्थी जी हिंदी में बोलते हैं जस्ता, अंग्रेजी में जिंक, और उसके बाद लेड। लेड का मतलब सीसा, और सिल्वर माने चांदी। चांदी यानी सिल्वर, यानी भारी मात्रा में यहाँ मिलता है जस्ता। सबसे ज़्यादा जस्ते मिलता है। अगर ऑप्शन में तीनों आ जाए और 4 ही को ऑप्शन रहे तो सबसे ज़्यादा सही क्या होगा? जस्ता। जावर माइंस में इन तीनों में, तीनों ऑप्शन में रहे तब भी ज़्यादा सही क्या होगा? जस्ता। अब बीपीएससी में इनमें से एक से अधिक रहे तो फिर सब हो जाएगा ई या डी में जो भी ऑप्शन रहता है। तो जस्ता, सीसा और चांदी। जस्ता, सीसा और चांदी इसमें मिलता है। जावर माइंस में एक क्वेश्चन ये भी आता है, हमको मिला है जो क्वेश्चन ना, वो डिस्कस करेंगे आपको। जावर माइंस ये भी पूछा कहाँ है? सिंपली कहाँ है? उदयपुर। राजस्थान नहीं देगा, उदयपुर। अब आइए, न उदयपुर में न अलवर में, जयपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर, राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी, जयपुर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है, बस जाती है। जो आप यहाँ से बिहार शरीफ जाते हैं ना बस से, वैसी छोटी छोटी बसें खुलती हैं मकराना के लिए। यहाँ पर एक जगह है मकराना। यहाँ एक जगह है कौन सा? मकराना की खदान। मकराना की खदान, यहाँ मिलता है सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर और अर्चना जो जुड़े हैं, आप बोर्ड से लिखवाने के लिए आप लिखते चलिए। जावर की खदान में जस्ता, सीसा और चांदी मिलता है, जो उदयपुर के पास है। आप लिखिए, जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर क्या है जी? मकराना। अब मकराना में क्या मिलता है? वाइट मार्बल। मकराना में क्या मिलता है? वाइट मार्बल, सफ़ेद संगमरमर। हम मकराना लिख लो। मकराना में मिलता है सफ़ेद संगमरमर। मकराना में मिलता है, जयपुर के पास है। अब वो ना लिखो 150 किलोमीटर, पूछेगा तुम? कभी नहीं पूछेगा। अच्छा लिख लो, जयपुर के पास लिख लो। जयपुर के पास मकराना की खदान, यहाँ व्हाइट मार्बल। अब पता है जी? पता है आपको? हाँ जगह भी है। आगरा से, आगरा बॉर्डर है राजस्थान का। राजस्थान का सीमा है आगरा। आगरा से निकलेंगे ना, आगरा में ही पड़ता है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है। और फतेहपुर सिकरी से जैसे निकलेंगे तो आपको भरतपुर का इलाका मिल जाता है। तो भरतपुर से ही आप शुरू कर दे राजस्थान। तो आगरा के नज़दीक था मकराना। वैसे तो मध्य प्रदेश में भी मिलता है मार्बल, लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का मार्बल भारत में मकराना में मिलता है, उच्च कोटि का मार्बल। इसीलिए शाहजहां एक तो आगरा के पास था, तो ढुलाई का खर्चा कम हो गया। भाई मंगवाएगा तो उसमें न था ट्रेन, बैलेगाड़ी सबसे मंगवाया होगा लदवा लदवा करके। तो जो मार्बल आया
वो मार्बल एक तो कम दूरी था तो नज़दीक से मंगवा लिया, शाहजहां अच्छी क्वालिटी भी थी, तो ताजमहल बनाने के लिए संगमरमर यहीं से आया था, है ना। अपनी बेगम की याद में किसने बनवाया था ताजमहल? शाहजहां। बेगम कौन थी? मुमताज महल, जिसके बचपन का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। उसका बेटा औरंगजेब भी अपने बाप के देखा देखी कहा कि आप अपनी बीवी के लिए बनवाइएगा, तो औरंगजेब ने कहा कि हम भी अपनी बीवी के लिए बनवाएंगे। तो औरंगजेब ने भी अपनी बीवी के लिए एक दूसरा डुप्लीकेट ताजमहल बनवाया, डुप्लीकेट ताजमहल औरंगाबाद में, जिसका नाम है बीबी का मकबरा। अब देखो भाई, देखा देखी में बनावट काम उतना सुंदर नहीं होता। ये ताजमहल वहाँ दूर से लगता है वो भी देखने में कि ताजे महल है, अंदर जब जाइएगा ना तो दोनों क्वालिटी में आसमान जमीन का अंतर है। वो प्रेम में बनाया गया महल था, तराशा गया था उसे, कोई कमी न रह जाए। और वहाँ पर तराशा नहीं गया था, बाबूजी बनवाए तो हम भी बनवाएंगे अपनी बीवी के लिए, तो बनवाओ। तो खाली लेकिन कहते हैं डुप्लीकेट ताजमहल है, तो डुप्लीकेट ताजमहल क्वेश्चन आता है, किसको बोलते बीबी का मकबरा को? बीबी कौन थी? बीबी कौन थी? दिलरास बानो बेगम। बीबी का नाम था दिलरास बानो बेगम, और पत्नी उसका एक और भी नाम था रबिया उद दुरानी। दिलरास बानो बेगम का दूगो नाम था, रबिया उद दुरानी। औरंगजेब ईरान विवाह किया था ना, उसका ससुराल ईरान में था। बीबी का मकबरा औरंगजेब, दूसरा ताजमहल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डुप्लीकेट ताजमहल। चलिए क्या भाई, चलो हो गया ना, आगे बढ़ते हैं गुरु। मकराना हो गया, व्हाइट मार्बल। अब आइए अलवर में भी एक माइंस है, खेतड़ी। देखो मुगल काल इतना इंटरेस्टिंग है ना कि क्या कहें। बारात नहीं गया होगा, राजा था, राजा बारात न भी ले जाए, निमंत्रण न भी दे, तो बिना पूछे भी तो पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी का शादी है, बिहार के मुख्यमंत्री शादी के लायक अभी नहीं है, लेकिन मान लीजिए भगवंत मान की शादी होगी, तो भगवंत मान के शादी में जिसको निमंत्रण न भी गया होगा वो भी जाके बधाई हो सर, गुलदस्ता, अच्छा खाना खा लीजिए, है ना। रबिया उद दुरानी का ही नाम था दिलरास बानो बेगम। हाँ जी हाँ जी, पहले राजा अपना नाम भी देता था रानी को, तो दिलरास बानो बेगम हो। चलिए आगे आइए, खेतड़ी हो गया। यहाँ भारी मात्रा में क्या मिलता था? कॉपर, तांबा। और पता है आपको, राजा खेतड़ी, भाई राजा खेतड़ी ने ही स्वामी विवेकानंद को स्वामी कहा था पहली बार। खेतड़ी के राजा ने ही विवेकानंद को पहली बार स्वामी कहा। हाँ जी, अरे खेतड़ी में तांबा, खेतड़ी में क्या मिलता है? तांबा। राजा खेतड़ी के पैसे से ही 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे। 1893 में स्वामी विवेकानंद कहाँ गए? शिकागो। स्वामी विवेकानंद दुनिया में 2 स्थान पे गए धर्म सम्मेलन में भाग लेने, एक शिकागो, दूसरा पेरिस। शिकागो गए 1893 में, अब पेरिस गए 1900 में। शिकागो और पेरिस 2 धर्म सम्मेलन में भाग लेने विवेकानंद गए विदेश। 1893 में गए शिकागो और 1900 ईस्वी में गए पेरिस। ये दोनों जगह जाने का पूरा खर्चा राजा खेतड़ी ने उठाया। इस पूरे जगह जाने का पूरा खर्चा किसने उठाया? और विवेकानंद को स्वामी किसने कहा? राजा खेतड़ी। अब विवेकानंद को गुरु ने कहा था। विवेकानंद किसने कहा था? गुरु रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र दत्त नाम था नरेंद्र दत्त, लेकिन गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा तू तो मेरा विवेका है, विवेकानंद। किसने कहा? विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस ने कहा विवेकानंद, और उसमें स्वामी किसने जोड़ा? राजा खेतड़ी। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। स्वामी विवेकानंद नहीं, रामकृष्ण परमहंस के, उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय, और उनकी पत्नी का नाम शारदामणि। रामकृष्ण परमहंस के पत्नी का नाम शारदामणि और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय। क्लियर है? इतनी जानकारी काफी है। अब आ जाइए, अरावली हमारा खत्म हो गया। अब आइए अरावली के बाद अगला पर्वत लिखिए विंध्यन। हम कोशिश करेंगे कि जितनी बातें हमारे पास आ जाए माता सरस्वती की कृपा से वो सब आपको लिखवा दें।
ठीक है जी। क्या क्षेत्रीय के राजा का नाम तो कहीं पढ़ा नहीं मैंने, अगर आपको मिल जाए तो हमें भी बता दीजिएगा। राजा क्षेत्रीय लिखता है, राजा क्षेत्रीय लिखता है गुरु, अगर आपको कहीं मिल जाए तो कल तक हमें या परसों तक बता दीजिएगा। चलो आओ, विंध्यन पर्वत लिखो भाई, विंध्यन पर्वत। भाई ऑनलाइन वाले अब तो दिक्कत ना, शिकायत अगर नहीं है तो जितने लोग जुड़े हैं एक बार मैसेज कर दीजिए, जी सर सब ठीक है, कह दो यस सर सब ठीक है, सब लोग कमेंट करो। चलो ये विंध्यन, विंध्यन पर्वत लिखिए। पहले इसके बारे में लिखो विद्यार्थी। देखो गूगल में सर्च करिएगा ना तो खाली उत्तर प्रदेश के विंध्याचल को सर्च कर देता है, उसको ज्ञान कम है गूगल को, इसको पता नहीं गुजरात से लेकर झारखंड तक है। कोई बात नहीं, लिखिए विंध्यन पर्वत, विंध्यन माउंटेन लिखिए। विंध्यन पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। कल बताया था ना भ्रंश पर्वत क्या होता है, जमीन के धंसने से जो पहाड़ बने उसे क्या बोलते हैं, भ्रंश पर्वत। लिखिए विंध्यन पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। विंध्यन पर्वत भ्रंश पर्वत का उदाहरण है, पहला पॉइंट हो गया। लिखिए लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में है, लेकिन आज यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, लेकिन आज यह अवशिष्ट पर्वत, कल तो लिखवाए थे जी, लेकिन आज यह अवशिष्ट अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। कल इसीलिए तो पहले पढ़ा दिए थे कि अवशिष्ट पर्वत क्या है, भ्रंश पर्वत, हम इसीलिए लिखवा दिए, पहले पढ़ा दिए ताकि जब भ्रंश पर्वत लिखें तब तुरंत समझ आए कैसे बना होगा। इसीलिए पूरा कल का लेक्चर बड़ी जोरदार तरीके से समझाए थे। एक और लेक्चर होना था लेकिन किसी कारण से क्लास कैंसिल करना पड़ा। चलिए आगे क्या लिखा आपने, हो गया अवशिष्ट पर्वत के रूप में। अंग्रेजी में लिख सकते हैं, अरावली माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। अरावली माउंटेन, कुछ बच्चे हैं, अरावली माउंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन बट Aravalli mountain is example of block mountain, but at present it is in residual form. But at present it is in residual form. विंध्यन पर्वत, सॉरी विंध्यन। अब आइए विंध्यन पर्वत के बारे में दूसरा पॉइंट देखिए। विंध्यन पर्वत में सभी प्रकार के बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं। विंध्यन पर्वत में देखो सभी प्रकार के बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। विंध्यन पर्वत में सभी प्रकार के बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। विंध्यन पर्वत में सभी प्रकार के बहुमूल्य पत्थर पाए जाते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ प्रीशियस स्टोन, ऑल टाइप्स ऑफ प्रीशियस स्टोन फाउंड इन विंध्यन रेंज। ऑल टाइप्स ऑफ प्रीशियस स्टोन फाउंड इन विंध्यन रेंज। हो गया 2 पॉइंट। अब लिखिए अगला पॉइंट। आपको पता है विद्यार्थी, हम अभी तक बहुत कंफ्यूज थे आपके साथ कि उत्तर भारत कहाँ से बोलेंगे और कहाँ से दक्षिण भारत, किस राज्य को उत्तर भारत में रखेंगे और किस राज्य को दक्षिण भारत में। तो जो विंध्यन पर्वत है ना, उसके उत्तर में उत्तर भारत, उसके नीचे में दक्षिण भारत। इसका मतलब क्या करता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा बनाता है। तो लिखिए विंध्यन पर्वत उत्तर भारत, और ये भी वीडियो देखे होंगे, ये भी वीडियो पड़ा हुआ था। विंध्यन पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा बनाती है। विंध्यन पर्वत उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा बनाती है। विंध्यन माउंटेन मेक्स बाउंड्री बिटवीन, विंध्यन माउंटेन मेक्स बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। विंध्यन माउंटेन मेक्स बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। धनबाद झारखंड से आपका शिष्य हूँ। चलिए माटी के लाल जी, धनबाद में आता जाता रहता हूँ, कभी आएंगे तो आपको कॉल जरूर करेंगे। चलिए आगे आइए। हम माटी के लाल नाम है इनका, थोड़ा नाम बता दीजिए अपना, ओरिजिनल नाम क्या है, नहीं तो ढूंढेंगे पूरे धनबाद में माटी के लाल का घर कहाँ है। सुन लेगा ना। चलो आगे आओ, नेक्स्ट आओ भाई। अब देखिए पीछे वाले बच्चे टेंशन में तो ना रहो, क्योंकि टेंशन से, चिंता से चतुराई हट जाता है। हाँ, चिंता से चतुराई खत्म, जो है वो ठीक है। आइए भाई, ये विंध्यन पर्वत है, ये सतपुड़ा है। विंध्यन पर्वत का विस्तार कहाँ है बच्चा, गुजरात,
मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, रुक जाओ तब बनाना, पहले देख लो, और झारखंड। विद्यार्थी जी इसका विस्तार भी गुजरात, उसके बाद अब यूपी तो ऊपर चला गया, खाली मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड इसका मतलब विद्यार्थी जी ये विंध्यन पर्वत है। देखो तुम सुनो, पहले सुन लो तब बनाना, आज इतना जल्दी पड़ा हुआ है। ये विंध्यन पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है। अब विंध्यन और सतपुड़ा दोनों झारखंड में है, यानी विंध्यन पर्वत उत्तरी झारखंड में और सतपुड़ा पर्वत, इस समझ में आ रहा है ना? विंध्यन पर्वत उत्तरी गुजरात में, सतपुड़ा दक्षिणी गुजरात में। अब यूपी एमपी का यहाँ बॉर्डर है, तो नीचे एमपी ऊपर यूपी, तो नीचे वाला एमपी में ना खाली होगा, अब यूपी में कहाँ से आ जाएगा? तो सतपुड़ा खाली एमपी में, खाली छत्तीसगढ़ में। तो विंध्यन और सतपुड़ा दोनों साथ बना दिए, विंध्यन और सतपुड़ा दोनों साथ में बना दिए विद्यार्थी। अब उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का अब हम सोच रहे हैं कि प्रत्येक रविवार 5 घंटे, लेकिन ये क्लास पूरा एकदम ठसाठस भरेगा, क्योंकि सारे बैच को मैं मर्ज करूंगा, ठीक है? और हो सकता है कि इसको लाइव भी कर दूं दूसरे क्लास में बिठा करके। और सोच रहे कि 5 घंटे कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट इकोनॉमी अपने हैंड में लेकर 5 घंटे ही बिठा के रटा दो। हम एक सोचे हैं, लेकिन उसमें लिखना नहीं होगा, कॉपी कलम छोड़ के आना है, यहाँ रटाएंगे बिठा के ना, बिल्कुल नहीं लिखोगे तो कैंसिल मार देंगे क्लास। चलिए, इसी संडे से सोच रहा हूं, जितना जल्दी, मैंने कहा इतवार आने, ऐसे फुर्सत है। अब बताओ, अपना संडे भी त्याग रहे हैं आपके लिए। तुम लोग तो राजकर्मी मास्टर बनेगा, हम क्या होगा मेरा? हम मिशन 50 के मास्टर बने हैं। हाँ बहुत बढ़िया, स्कूल में जाएंगे तो ठीक रहेगा। बाबा नागार्जुन वाला हालत तो नहीं कर दोगे? बाबा नागार्जुन जिस रिलेटिव के यहाँ जाते थे ना, उसके यहाँ से हटते जाते ही नहीं थे, पूछना पड़ता था कि कुछ काम था क्या। नाम सुना है जी? अरे बाबा आलोक जी, आपका ग्रुप बड़ी बत्ती आ रहा है उधर, अभी को वहां का मॉनिटर बना देंगे। आलोक जी उस ग्रुप के मॉनिटर है भैया। हाँ जी मॉनिटर, आप लोग के ग्रुप का मॉनिटर आलोक जी, शांत करवाइए सबको। अब आइए सुनिए, बाबा नागार्जुन के नाम सुने आप लोग? बाबा नागार्जुन, इनका ओरिजिनल नाम था बैद्यनाथ मिश्र, ये हिंदी वाला में काम आ जाता है। बाबा नागार्जुन जो थे बिहार के कवि थे, उनका नाम था बैद्यनाथ मिश्र। पंडित जी के यहाँ जन्म हुआ था, कर्मकांडी ब्राह्मण थे फादर, लेकिन ये टीचर हो गए थे बाद में। तो बाबा नागार्जुन जो थे वो खाते बहुत थे, पेट बड़ा और शरीर पतला, कुपोषित दिखते थे। सुनो बात नहीं, सुनिए प्लीज, ये ज्ञान की बात बता रहा हूं, ज्ञान की बात। बाबा नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहते हैं। बाबा नागार्जुन को क्या बोलते थे? आधुनिक कबीर। काय बात कर रहे हो? बाबा नागार्जुन थे आधुनिक कबीर। उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि बौद्ध धर्म में चलता था खाना पीना फ्री में मठ में, तो खाना वह मिलता है बढ़िया से, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। वरना जिस रिलेटिव के यहाँ जाते थे ना, हिलते ही नहीं थे, पूछना पड़ता था कि बाबा कब जाइएगा, तब जाते थे। है उनका एक कविता पढ़े होंगे 9वीं क्लास में, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। उनकी और भी कविताएं हैं, अकाल और उसके बाद, हरिजन गाथा, और उनकी एक और कविता है दुखहरण मास्टर, उनकी कविता का नाम है। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने लिख दिया हरिजन गिरजन भूखे मरते, वे डोले बन बन में, तुम रेशम की साड़ी पहने उड़ती फिरो गगन में। इंदिरा गांधी को बोला
इंदिरा गांधी जेल भेजवा दी कि साड़ी पर कमेंट नहीं चलेगा, कुछ कर दीजिए। दोनों उम्र में बराबर थे ना। देखो उम्र में अगर अंतर हो 50 साल 30 साल का तो लोग मान लेते चलो चाचा की उम्र के हैं, कर दिए, साड़ी की तारीफ, तो इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन बराबर उम्र वाला कर देता है ना तो थोड़ा लगता है कि यार जरूर कोई बात है। तो भैया तो नागार्जुन को जेल भिजवा दी। नागार्जुन ने चिट्ठी लिख दिया जेल से कि मत छोड़वाइए जेल में भोजन का दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है। बाबा नागार्जुन 98 में मर गए, 1998 में। तब आईएएस के सिलेबस में डाल दिए गए। यूपीएससी में हिंदी लिटरेचर अगर आपका विषय रहेगा ना तो बाबा नागार्जुन को पढ़ना है ना। तो ना कोई सामान्य आदमी की चर्चा मैं नहीं कर रहा था, है ना। वतन बेचकर इतना हिम्मती आदमी, ऐसी कबीर बोला गया, हिम्मती आदमी पंडित नेहरू के सामने बोल दिए, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं। पूरा एकदम इस मैंने वतन बेचने की बात कर दिया। मोदी के सामने बोले तो मरवाइए देता, हत्या करवा देता सीधा। ये नेहरू थे कि मान लिए। चलिए मोदी मैंने कहा अच्छा अच्छा राहुल गांधी की सदस्यता इसी में चला गया है। आगे सॉरी आगे बढ़ते, मोदी जी क्षमा चाहता हूं यार। आगे आइए, अब आओ भैया विंध्यन बना लो। बाबा नागार्जुन के बारे में बहुत जानता हूं पर छोड़ देते हैं फिर बाबा नागार्जुन को, आगे चलते हैं। गुजरात उसके बाद बताओ जी अब तुम लोग यूपी एमपी, बात यूपी एमपी 2 बार लिखेंगे। यूपी एमपी एगो वेस्ट एमपी, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, ईस्ट एमपी, तब बिहार, तब झारखंड। भाई इसकी टोटल लंबाई है 1200 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई 1200 किलोमीटर। बनाइए, इस पर्वत को गुजरात में गुजरात श्रेणी के नाम से जानते हैं। गुजरात रेंज पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। भाई ये पूरा पहाड़ पहले ही बनाए, अब इसमें एक रेड कलर कर दिया अलग। बनाइए इसको अब। विद्यार्थी जी गुजरात में इसे बोलते हैं गुजरात श्रेणी। हिंदी लिख देता हूं, गुजरात में इसे बोलते हैं गुजरात श्रेणी। गुजरात में इसको बोलते हैं गुजरात श्रेणी। और देखो भाई थोड़ा ऑनलाइन वाले तुम लोग ज्यादा ध्यान देना, ये जो पश्चिमी एमपी का पार्ट है ना उसको भी हमने 2 भाग में कर दिया है। पश्चिमी एमपी पश्चिमी यूपी को भी। तो जो पश्चिमी एमपी में जो पश्चिम वाला पार्ट है उसको बोलते हैं ग्वालियर श्रेणी। उसको बोलते हैं विद्यार्थी जी ग्वालियर श्रेणी। और जो पूर्वी एमपी पश्चिमी एमपी का जो पूरब वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं पन्ना अजयगढ़ श्रेणी। पन्ना अजयगढ़ श्रेणी। विद्यार्थी जी समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं। हाँ, इस इधर वाला को बोलते हैं ग्वालियर, एने वाला को बोलते हैं पन्ना अजयगढ़। इसको पश्चिम वाले पार्ट को 2 भाग में बांट दिए। यहाँ पर 2 पहाड़ है, इधर वाला को बोलते हैं ग्वालियर श्रेणी, एने वाला को बोलते हैं पन्ना अजयगढ़ श्रेणी। पन्ना जिला भी है मध्य प्रदेश में, यूपी एमपी मिला के, हाँ मिलाइए के बोलते हैं, ठीक है। अजयगढ़ का किला भी है। अब पन्ना जाइएगा ना तो वहाँ करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पर पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, आपको मिलेगा अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ फोर्ट। हम गए हैं कई बार वहाँ, आज भी एक बार चले ही गए। चलिए, हाँ बिल्कुल, पन्ना टाइगर रिजर्व है, पन्ना नेशनल पार्क है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। पन्ना बहुत चीज है पन्ना में। अब सुनिए, पूर्वी एमपी और पूर्वी यूपी में इसे बोलते हैं भारनेर श्रेणी। जहाँ विंध्याचल देवी का मंदिर है, जहाँ विंध्याचल माता का मंदिर है, इसी में न है, भारनेर श्रेणी में ही। सुने होंगे बात, विंध्याचल माता का मंदिर सुने हैं। मुगल सराय से आगे बढ़िए तो चंदौली, और चंदौली के बाद अगला स्टेशन विंध्याचल है। अब विंध्याचल के बाद मिर्जापुर, तो मिर्जापुर जिला में पड़ता है। विंध्याचल देवी का मंदिर जो है ना वो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और मिर्जापुर का बाउंड्री टच होता है बनारस से। मिर्जापुर की बाउंड्री किससे टच होता है?
बनारस से, क्योंकि अपनी गाड़ी से अपने वाहन से हम विंध्याचल से बनारस एक बार गए थे। तो इसीलिए मुझे याद है कि करीब 2.5 घंटे लगे थे हमको बनारस जाने में। 2-3 बजे चले वहाँ से और 5-6 बजे बनारस में गए। बनारस में पढ़ाए भी हैं 2.5 साल। बनारस में 2016 से 18 तक हम वहीं पढ़ाते थे। वहाँ लखनऊ, बनारस और पटना हर हफ्ते घूमते रहते थे। बहुत अच्छा लगता था घूमना। मुझे आज भी अगर कोई कहे ना कि सर आपको हर 2-3 दिन पे यात्रा करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, मुझे वो अच्छा लगता है। जगह बदल देना मुझे अच्छा लगता है। अब ऐसा भी नहीं कि भाग जाएंगे। हमें कभी भी एक जगह रहना पसंद ही नहीं आता। बाबा नागार्जुन वाला हालत है। बाबा नागार्जुन से पूछा किसी ने कि बाबा इतना घूमते काहे हैं, कुछ बताइए। तो बोले कि जिसको 72 चूल्हे का स्वाद लगा वो काहे एक जगह टिकेगा। बाबा नागार्जुन खुलेआम बोले जी बस। आगे ये बिहार में उसे बोलते कैमूर श्रेणी, कैमूर श्रेणी। झारखंड में बोलते पारसनाथ श्रेणी। अब तो चूल्हा वाला सिस्टम खत्म हो गया। वो जो मिट्टी वाला चूल्हा या ईंटा वाला बनता था, अब तो हाँ, लेकिन अब कम हो गया। मोदी जी लाए पहल योजना। मोदी जी क्या लाए? उज्ज्वला योजना। पहल भी था, उज्ज्वला और पहल मिला करके अब सबके घर में क्या आ गया? गैस सिलेंडर। सैल्यूट है मोदी जी को इस मामले में। गैस सिलेंडर, सब घर में खाना बन रहा है सबका। कमी मत निकालिए प्लीज। चलिए, जो आप बोल रहे हैं मुझे भी पता है। पारसनाथ सुनिए, इस पूरे पहाड़ की भाई पारसनाथ श्रेणी झारखंड में क्या बोलते हैं? पारसनाथ श्रेणी। भाई है विंध्यन पर्वत, उसको गुजरात में गुजरात श्रेणी, पश्चिमी एमपी और पश्चिमी यूपी में पश्चिम वाले पार्ट में ग्वालियर, और पूरब में पन्ना अजयगढ़, पूर्वी एमपी यूपी में भारनेर, इसी में विंध्याचल देवी का मंदिर है। कैमूर श्रेणी, उसके बाद पारसनाथ श्रेणी। याद रहेगा। अब सुनिए विद्यार्थी जी, इस पूरे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। इस पूरे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है? पारसनाथ। अब आप बोलिएगा कि सर इसका हाइट कैसे याद रहेगा? तो भगवान इसे बड़ी फुर्सत से बनाए थे। 1365, 13 मल्टीपल में इसकी हाइट है 13×5=65। अब विद्यार्थी जी, पूर्वी एमपी यूपी में भी एक पीक है। पूर्वी एमपी यूपी में भी एक पीक है, इसका नाम है सद्भावना शिखर। जब आप गूगल में डालिएगा ना तो इसी को विंध्यन का सबसे ऊंची चोटी लिखा देता है, 751 मीटर। इसी को गूगल बताता है, उसको नहीं पता चलता है। वो खाली यूपी वाला विंध्याचल सर्च कर लेता है। तो यूपी वाला विंध्याचल में सबसे ऊंची कौन है? सद्भावना ही है। पर पूरे विंध्यन का सबसे ऊंची चोटी सद्भावना नहीं है ना। इसीलिए मैं बता दिया, गूगल में कुछ लोग सर्च करके हमसे फटाफटी करेंगे तो है। थैंक यू। ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहिए, झूठी या सच्ची जैसी भी हो। चलिए, गुडविल पीक। सबको अपनी तारीफ अच्छा लगता है ना, हमको भी लगता है। और चलिए, आप लोग ऐसे भी मेरी तारीफ करते हैं, अच्छा लगता है। अब होता है, हम घर से हमारी मदर रोज हमको दो तीन थप्पड़ 2-3 मुक्का मारती हैं कि 10 बजे रात बाद घर जाते हैं तो बोलते हैं कि रात क्या बोला, तो 10 बजे के बाद तो मत ही राजी हो। कहाँ नौकरी करी थे तो इतना रात क्या हुआ है? तो मम्मी बोलती है, अरे मेरी शादी नहीं हुई तो पत्नी कहाँ से बोलेंगी? ये ना बोलेंगी। भाई शादिया होगा तो ना पत्नी बोलेगी। भाई तो घर में डांट सुन के आप लोग को आते हैं पढ़ाने। डांट में पिताजी माताजी दोनों डांट, मतलब पूरा जबरदस्त झाड़ लगता है, उसके बाद भी हम पढ़ाते रहते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ आओ। यहाँ पर एक जगह है पन्ना। सबका ध्यान कहीं जाए ना जाए, पर विद्यार्थियों का ध्यान एक जगह जरूर जाता है, पत्नी सर। पन्ना में लिखिए। पन्ना जो है, सुनो, पन्ना पूर्वी एमपी। सुनो भाई, अब हो गया। देखो, जब हंसी मजाक जरूरी है, लेकिन जब वो समाप्त हो जाए तो उसको फिर अब सीरियस अपने टॉपिक पे आए। पश्चिमी एमपी और पूर्वी एमपी के सीमा पर है पन्ना। अब विद्यार्थी जी, आप भी पन्ना बना लीजिए। पन्ना जिला है। पन्ना में 4 चीज़ है।
पहला तो पन्ना में विद्यार्थी बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है पन्ना में, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र है। दूसरा है विद्यार्थी जी पन्ना में राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेशनल पार्क। और तीसरा है बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व। और चौथा है माइंस, माइंस का मतलब खदान, पन्ना में एक खदान भी है। पन्ना माइंस में हीरा मिलता है, डायमंड मिलता है। पन्ना के बाघ आरक्षित क्षेत्र में टाइगर मिलता है, बाघ मिलता है। राष्ट्रीय उद्यान में डियर मिलता है, डियर मतलब हिरन, हिरन। बाकी तो ये तो जयमंडल क्षेत्र है बने क्या पन्ना के माइंस में, दोनों में, मैंने बाउंड्री पे कह सकते हैं उसको आप। पन्ना को आप ईस्ट एमपी और वेस्ट एमपी की सीमा बोल सकते हैं। बनाइए बाघ आरक्षित, उगल थोड़ा जगह कम पजा है। अच्छा कोई बात नहीं गुरु, कोई बात नहीं, तुमको ना पन्ना में अब दिखाई दे रहा है, पन्ना में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अब तो कोई दिक्कत ना है। अब पन्ना में राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना में राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना में बाघ आरक्षित क्षेत्र मिटाए नहीं है भाई, वहाँ भी चले आएंगे। बाघ आरक्षित क्षेत्र है और पन्ना में माइंस है, माइंस का मतलब खदान, माइंस का मतलब खदान है। यहाँ पर मिलता है हिरन, हिरन के लिए प्रसिद्ध है डियर। यहाँ मिलता है टाइगर यानी बाघ मिलता है, बाघ। यहाँ मिलता है हीरा यानी डायमंड। अब तो लिखने में कोई दिक्कत ना है, यही शिकायत कर रहे थे क्या आप लोग? इस तरह आप ऐसा लिख देते हैं दिखाइए ना देता है, लिखो फ्रेश लिखे हैं, कैसे याद रहेगा? कैसे सुनो, एक लाइन लिख देना, हीरा के बाद हीरा ही था। सुनिए ऊपर में लिख दिए हैं, सुनो भाई, अगर नोट कर ली तो एक लाइन लिखो। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को में भी शामिल किया जा चुका है। पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के, पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के, यूनेस्को ऐसे लिखते, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। लिख लिए? हाँ, पन्ना को शामिल किया जा चुका है। अब सुनिए एक बात, जल्दी लिख लिए तो एक बात सुन लीजिए। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। याद कर लीजिए, नेशनल पार्क 106, नेशनल पार्क 106, टाइगर रिजर्व 53, टाइगर रिजर्व 53, नेशनल पार्क 106, राष्ट्रीय उद्यान 106, बाघ आरक्षित क्षेत्र 53 और बायोस्फीयर रिजर्व 18। 18 में से 13, 18 में से 12 या 13, कंफ्यूज थोड़ा सा है, 13 मान लो, 13 है, 12 या 13 ध्यान नहीं आ रहा है, 13 यूनेस्को में शामिल है। 18 जो है ना बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र टोटल। बगले में उतना लंबा मत लिखो, 18, 106, 53। अब उतना लंबा मत लिखिए सेंटेंस फॉर्म में, तो हो जाएगा काम गड़बड़। अरे बाघ आरक्षित क्षेत्र कितने हैं?
53 और 13, रुको ना, ये लोग इतना पीछे 18 में से 13, जो 18 है ना उसमें से 13 यूनेस्को में शामिल है। 18 में से 13 क्या है? यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को में शामिल है कितने? 18 में से 13। अच्छा, कैसे याद रहेगा कि पन्ना में सब चीज मिलता है? तो याद कर लीजिए, थोड़ा मजाकिया बनाया हूं ट्रिक। टाइगर, देखो इधर, टाइगर ने पन्ना के पार्क में डियर को डायमंड दिया, याद रहेगा ना? टाइगर ने पन्ना के पार्क में डियर को क्या दिया? डायमंड दिया। तो डियर भी मिलता है, डायमंड भी मिलता है, टाइगर भी मिलता है। साथ में और इंटरेस्टिंग बनाना है तो लिख दो 14 फरवरी को दिया, नहीं, वैलेंटाइन डे के दिन दिया। चलिए अब ये भी लिखिएगा। चलिए अब हो गया भाई, ये कंप्लीट हो गया। अब सुनिए, लास्ट बिंदु विद्यार्थी, अंतिम बिंदु पश्चिमी, इधर देखो, पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है विद्यार्थियों जनापाओं की पहाड़ी। जनापाओं की पहाड़ी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जनापाओं हिल। जनापाओं हिल दिखाई दे रहा है ना पीछे भी? ये इंदौर के पास है, बगल में लिख दीजिएगा इंदौर। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। जनापाओं की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? इंदौर के पास। जनापाओं की पहाड़ी इंदौर के पास है। देखिए, जनापाओं की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है चंबल। जनापाओं के पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? चंबल। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत, विंध्यन पर्वत, सुनो, मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत के जनापाओं की पहाड़ी जो इंदौर के पास है, वहां से क्या निकलती है? चंबल। और चंबल, सुनिए चंबल, मेरी बात सुनिए, चंबल नदी जो है ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है। चंबल नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जहां नेचुरली, प्राकृतिक रूप से घड़ियाल मिलता है। सोस घड़ियाल नाम सुने हो ना? मगरमच्छ की एक प्रजाति होती है घड़ियाल। तो और कोई नदी नहीं है जहां घड़ियाल मिलता है, एकमात्र नदी। लिख लीजिए अलग से कहीं कोना में, चंबल एकमात्र नदी है जहां प्राकृतिक रूप से घड़ियाल मिलता है। लाया नहीं गया, उसमें मिलता ही है। गलती से नहा मत लीजिएगा कूद के, या तो पैर पकड़ के ले जाएगा अंदर। हाँ जी, भारत में मिलता है। देखिए चंबल नदी भारत की एकमात्र नदी है जहां प्राकृतिक रूप से घड़ियाल मिलता है। चंबल नदी भारत की एकमात्र नदी है जहां प्राकृतिक रूप से घड़ियाल मिलता है। देख लिए, एक बात और लिखिए विद्यार्थी, चंबल नदी भारत में सबसे अधिक कटाव करती है। चंबल नदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कहाँ जाती है। चंबल नदी भारत में सबसे अधिक कटाव करने के लिए जानी जाती है। चंबल नदी भारत में सबसे अधिक कटाव करने के लिए जानी जाती है। चंबल नदी भारत में सबसे अधिक कटाव करने के लिए जानी जाती है। सबसे अधिक कटाव करने के लिए जानी। अब बताओ, ज्यादा कटाव करेगी नदी तो ऊबड़ खाबड़ जमीन बना देगी। नदी ज्यादा कटाव करेगी तो जमीन को ऊबड़ खाबड़ कर देगी। तो सुनिए, चंबल अपने कटाव के कारण जो ऊबड़ खाबड़ जमीन बनाती है, लिखना बंद कर दीजिए प्लीज। चंबल नदी सबसे अधिक कटाव करती है, लिख दिए। चंबल नदी जो कटाव करती है उससे ऊबड़ खाबड़ जमीन बनता है। उस ऊबड़ खाबड़ जमीन को भूगोल की भाषा में, अंग्रेजी में बोलते हैं बैड लैंड टोपोग्राफी। बैड लैंड टोपोग्राफी। इसको हिंदी में बोलते हैं बीहड़। हिंदी में क्या बोलते हैं? बीहड़। चंबल नदी बीहड़ बनाती है। लिख लीजिए अगला लाइन भी, चंबल नदी बीहड़ बनाती है, यानी बैड लैंड टोपोग्राफी बनाती है। चंबल नदी क्या बनाती है? बीहड़, यानी बैड लैंड टोपोग्राफी बनाती है। बैड लैंड टोपोग्राफी। अच्छा, जनापाओं पहाड़ी किसके पास था? इंदौर। इंदौर के बारे में कुछ करंट अफेयर भी है।
जैसे इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन यानी नॉन रेजिडेंट जो समिट होता है हर साल, पर जो इंडिया के लोग थे बाहर बस गए उनको हम बुलाकर सम्मानित करते हैं। तो जो कुछ ऐसे प्रवासी भी हैं जो बहुत रीच हैं, वो इंडिया के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, नहीं जी। कई प्रवासी हैं जो इंडिया के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनको हम अवार्ड देते हैं बुलाकर। हर साल 7 से 9 जनवरी को, कोई बात नहीं, 7 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन में करते हैं। तो प्रवासी भारतीय जो सम्मेलन होती है हर साल, इस साल हुआ था इंदौर में। 7 से 9 जनवरी को इस साल कहाँ हुआ था? इंदौर में। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया जा रहा है। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया जा रहा है। दूसरा जी के, तीसरा जी के, लगातार छठी बार इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर घोषित हुआ है। और एक और पॉइंट, लता मंगेशकर, सुर सम्राज्ञी दीदी लता मंगेशकर का म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? इंदौर में। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर कितनी बार घोषित हुआ? इस बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट इंदौर। बायो सीएनजी प्लांट मतलब गोबर उबर से सीएनजी बनाया जाता है। बायो मतलब जो जीव जंतु का अवशेष है उससे अगर बनाते हैं आप सीएनजी तो उसको बायो सीएनजी कहते हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, सीएनजी मैंने कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए, तो आज की क्लास ही कंप्लीट हो गया। आज की क्लास विंध्यन तक कैसा लगा आज की क्लास? चलिए, तो ऐसे ही शांति से पढ़िए, सपोर्ट से पढ़िए, हम आपके साथ बने रहेंगे।